अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सिद्दीकी और मैं हूँ गजल अशरफ अमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। तफसीलात में आपको बताएं, भीगा भीगा दिसंबर, जाते जाते बर्फ भी हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर इक़्तिदार का मतला साफ, मगर हल्के हल्के धुंध लके उतर आए। बलोचिस्तान के पहाड़ बर्फ से ढक गए। जाते जाते दिसंबर पलट कर आया और हर मंजर पी गया। मुल्क भर में बारिशों और बर्फ की चांदी ने दिसंबर के सारे रंग दिखा दिए। लोहेदीर और नथिया गली समेत गलियात के बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान के इलाकों कोई ख्वाजा और तोबा काकड़ी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारे और हसीन हो गए हैं। बलोचिस्तान के इलाकों सिब्बी, मस्तोंग और नुश्कई में बारिश के बाद खून जमा देने वाली सर्दी हो गई है, जबकि कोयटा में बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। पंजाब में फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, कमालिया और टोबा टेक सिंह समेत बेशतर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। अस्तोर में -9, कालाम और गिलगित में -5 रिकॉर्ड किया गया है। मलका कोहसार मरी में भी नखरे गाले आसमान से उतरे तो मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। बर्फबारी होते ही ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मरी के मंजर दिलकश हो गए हैं। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस मरी ने सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। डीएसपी ट्रैफिक मरी का कहना है कि मरी जाने के लिए सयाह अच्छी गाड़ी का इंतखाब करें। सिर्फ लाइसेंस होल्डर ड्राइवर को मरी दाखिले की इजाजत दी जाएगी। मनफी दर्जा हरारत के बायस शहरी गाड़ी में एंटी कूलिंग इस्तेमाल करेंगे। बर्फबारी के दौरान गाड़ी टायरों पर चेन का इस्तेमाल किया जाएगा। डीएसपी ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी में हीटर के इस्तेमाल की सूरत में शीशे मुकम्मल बंद ना करें। बर्फबारी के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम और ग्रेज करें। बल्तिस्तान रीजन के चारों अजला में साले रवां की आखिरी बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुल्क के सर्द तरीन इलाके बल्तिस्तान में साल 2022 की आखिरी बर्फबारी शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला कल रात तक जारी रहने का इम्कान है। बर्फबारी के बायस शिगर का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 7 दर्जे नीचे गिर चुका। बलाई इलाकों में बादशाह की राबता सड़कें बंद हो चुकी। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई की है, जबकि बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सजाद काज़मी से मजीद जानते हैं। सजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल बारिश के बाद फिर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद का वो है तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमे मौसमियात की तरफ से बताया भी गया है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद में टेम्परेचर जाएगा। इस तरह ही महकमे मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि आज मज़ीद भी बारिश जो है मुतवक्का है। इस बारिश के बाद अब इस्लामाबाद में धुंध भी देखी गई है। सुबह के औकात में हल्की हल्की धुंध भी थी और रात गए भी थोड़ी थोड़ी धुंध थी और इस तरह हर मंजर जो है वो बड़ा दिलकश हो चुका है। इस तरह मलका कोहसार मरी की बात कर ली जाए तो मलका कोहसार मरी में इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मज़ीद कम होगा और कम होकर -3 तक जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। वहाँ पर आज फिर बर्फबारी का जो हल्का सा स्पेल है वो देखने में आ सकता है। इस तरह ये बताया गया महकमा मौसमियात की तरफ से कि जो जनूबी पंजाब के इलाके थे और बलाई सिंध के इलाके थे जहाँ पर धुंध का राज था सुबह और शाम के औकात में, वहाँ पर धुंध जो है उसमें हल्की कमी जो मामूली जो है कमी देखने में आएगी, ताहम धुंध होगी ज़रूर। ताहम इस तरह बताया जा रहा है जो बलाई इलाके हैं जिसमें कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है और दीगर जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर आज दोबारा से जो है बारिश और चंद मकामात पर बर्फबारी भी जो हल्की हल्की एक्सपेक्टेड है। ताहम इस वक्त हल्की हल्की धूप भी है इस्लामाबाद में और साथ साथ टेम्परेचर भी जो है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी। शुक्रिया सजाद काज़मी। मुल्तान का रुख करें और आपको बताएं, मुल्तान और गिरदोनवा में गुज़श्ता रोज़ होने वाली हल्की बारिश के बाद धुंध में नुमाया कमी हो गई है। हद्दे निगाह बेहतर हो गई। खुश्क सर्दी का खात्मा होने से शहरी खुश हैं, लेकिन सर्दी में इजाफा हो गया है। मुल्तान के मौसम के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद काशिफ से। जी अहमद, बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ का?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हल्की-हल्की जो रिमझिम थी, बारिश थी, उसने मुल्तान के मौसम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। खुश्क सर्दी का ख़ात्मा हो चुका है और इस वक्त धुंध में भी नुमायाँ कमी देखने को मिलती है और हद-ए-निगाह भी बेहतर हो चुकी है। शहरी बहुत खुश हैं कि इस खुश्क सर्दी का ख़ात्मा हुआ है, लेकिन गैस का बहरान बहरहाल फिर भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान भी दिखाई देते हैं। और मौसम की अगर हम बात कर लें तो सर्दी में जो बहरहाल फिर भी इज़ाफ़ा हुआ है, दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, लेकिन जो खुश्क सर्दी थी जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही थी, उसमें भी नुमायाँ कमी देखने को मिलती है। शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, खुश्क सर्दी का तो खात्मा हो चुका है, मौसम कैसा है, कैसे इंजॉय कर रहे हैं? मौसम मुल्तान का अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, लेकिन जो गैस की प्रॉब्लम है ना, लोगों को बहुत तंग कर रही है। और गैस की प्रॉब्लम अगर ख़त्म कर दें तो इनकी मेहरबानी होगी और इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह बारिश होंगी और भी ज़्यादा खुशगवार मौसम हो जाएगा। अच्छा, मौसम बाहर बहुत खूबसूरत है, शहरी इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि ऐसे मौसम में फिर भी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, जिस्म के खुले हिस्सों को ढांप कर रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है बच्चों अहमद को भी। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। खराब मौसम के बायस कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम है। कराची बरास्ता फैसलाबाद और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार है। तर्जमा रेलवे के मुताबिक कराची से लाहौर आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार है। कराची बरास्ता फैसलाबाद और मलकवाल के दरमियान चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे देर से पहुंचेगी, जबकि कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार है। खराब मौसम के बायस कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम हुआ है। कराची बरास्ता फैसलाबाद और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार है। तर्जमा रेलवे के मुताबिक कराची से लाहौर आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बाइस ट्रेन जो हैं 6 से 7 घंटे लेट उनका मामूल बन गया और मुसाफिरों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना रोजाना की बुनियाद पर नॉन स्टॉप या सुपर स्टॉप और दोनों ही ट्रेनें घंटों घंटों ताखिर का शिकार नजर आती हैं। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 6 घंटे और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे, जबकि तेजगाम 3.5 घंटे और रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस भी 3 घंटे, कराक्रम और पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस जैसी नॉन स्टॉप ट्रेन भी 2.5 से 3 घंटे तक ताखीर का शिकार है। जबकि बलोचिस्तान यानी मर्च से आने वाली वाहिद जाफर एक्सप्रेस भी 1 से 1.5 घंटे ताखीर का शिकार है और कराची से ही आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा ताखीर का शिकार है। जब से धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ट्रेन से जो है वो 5 से 6 घंटे उनका लेट होना मामूल बन गया और सारा खमियाजा जो है पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों को चुकाना पड़ रहा है। जी नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। सेहत कोरोना वायरस की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, वफाकी वजीर सेहत ने बता दिया। उधर चीन में एक बार फिर कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल 24 घंटों के दौरान 3,523 कोरोना केसेस के टेस्ट किए गए। घंटे में कोरोना के मजीद 25 केसेस रिपोर्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। 18 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि उधर वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान की 90% आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी, लोग महफूज हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। दूसरी जानिब चीन में एक बार फिर बड़े पैमाने पर कोरोना वबा फैलाव बढ़ने लगा। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट को लाजमी करार दे दिया। चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले मुसाफिरों को अमेरिका में दाखिले से पहले अपना मनफी कोरोना टेस्ट दिखाना होगा। चीनी मुसाफिरों पर पाबंदी का इत्तलाक 5 जनवरी से होगा। इटली ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए टेस्ट लाजमी करार दे दिया। भारत, जापान, मलेशिया, ताइवान पहले ही गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए कोरोना की नई पाबंदियां लगा चुका है। केपीके में निमोनिया बच्चों के सरों पर मौत बनकर मंडराने लगा। सूबे भर में 1 माह के दौरान निमोनिया ने 175 मासूम बच्चों की जिंदगियां निगल ली हैं।
KPK में नमूनिया फरिश्ता जल बन गया। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में 1 माह के दौरान नमूनिया से 175 बच्चे जाँ बहक हो चुके। रिपोर्ट्स के मुताबिक नमूनिया से 153 बच्चे हैबर टीचिंग अस्पताल, 12 लीडिंग रीडिंग अस्पताल और 10 बच्चे हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में जाँ बहक हुए। तर्जमान के मुताबिक सिर्फ हैबर टीचिंग अस्पताल में नमूनिया से मुतासिर 447 बच्चों को लाया जा चुका है। मुतासरा बच्चों का इलाज जारी है। सेहत कोरोना वायरस की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं पाकिस्तान की 90% आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी, लोग महफूज हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। तमाम एयरपोर्ट्स पर डिसइंफेक्शन स्प्रे और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्फेक्शन वाले लोगों को KPCR टेस्ट किए जाएंगे। कि उन चंद ममालिक में से जिसकी जो वैक्सीनेशन जो है 95% तक है, जो एक हमने मुहिम शुरू की थी बच्चों की वैक्सीन की, वो भी उसमें भी जो है ना 80 लाख बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोई हमें अल्लाह ना करे आगे भी कोई डेथ भी ऐसी उम्र रसीदा लोग भी इसका अगर शिकार हो जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, तो उन वैसा भी कोई ऐसा केस हमें नहीं हुआ। आखिरी केस जो हमें तकरीबन काफ़ी सब पहले हुआ था KP से, उनको 1 डोज लगी हुई थी और उनको मुख्तलिफ बीमारियां उनको लाग थी, मर्ज। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह मुतहरक है, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे दोस्त, तजुर्बा भी है उनके पास, मेहनत भी है, जहानत भी है और पाकिस्तान अल्लाह ताला के हुक्म से इस मामले में महफूज हाथों में है। दहशतगर्दी और लड़खड़ाती मईशत, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। दहशतगर्दी की हालिया लहर और ख़राब मुआशी सूरत हाल के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी को अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑन शिराजी इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ऑन बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास है आज? जी देखिए, बिल्कुल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होगा और इस इजलास की बात करें तो इस इजलास को 2 कंटेक्स्ट में तलब किया गया है। सबसे पहले तो मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई सूरत हाल जो है और मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से इस इजलास में गुफ्तगू की जाएगी, जबकि दूसरी जानब बाशी मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। जरा ये बता रहे हैं कि कौमी सलामती के कमेटी के इस इजलास में जो है वो अफगानिस्तान के मामले पे गुफ्तगू की जाएगी। पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से जो पिछले कुछ दिनों में कुछ नाखुशगवार वाक़े पेश आए हैं, उस हवाले से अस्करी क़यादत जो है वो सियासी क़यादत को ब्रीफ करेगी। इसमें वफाकी वज़रा, उसके साथ साथ जो तीनों फोर्सेज हैं उनके सरबराहान और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी एक ब्रीफिंग जो है वो इस कमेटी को दी जाएगी। दूसरी जानब जो पाकिस्तान के हवाले से एक डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस हवाले से भी जो है इस कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ किया जाए। अच्छा, ऑन ये भी बताइएगा, आज तो इजलास है लेकिन कल गुज़श्ता रोज इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का जो है इसमें PM और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई थी, कितनी अहमियत की हामिल थी ये मुलाकात? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम अली शाह के दरमियान गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात यकीनी तौर पे इंतहाई अहमियत की हामिल थी। खास करके ये बताया जा रहा है कि जो कौमी सलामती कमेटी में मामलात ज़ेर बहस आएंगे उस हवाले से गुफ्तगू की गई। उसके साथ साथ मुल्क की मजबूरी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। इससे पहले जो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मुल्क की सलामती के हवाले से और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की गई। तो पाकिस्तानी क़यादत चाहे सिविल है या अस्करी, दोनों इस हवाले से बड़े संजीदा है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको जितना जल्दी है वो हल किया जाए। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात थी। उसी कंटेक्स्ट में अब जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। तो ये तमाम वो मेयर हैं जो सिविल और अस्करी क़यादत जो है पर वक्त ले रही है।
سر یہ بتائیے گا کہ معیشت سے متعلق بات چیت کرنا اس اجلاس میں کتنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس وقت معیشت کی جو تباہی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ سڑکوں پر آئے گی تحریک انصاف، مہنگائی کے خلاف نکلے گی۔ تو جس طرح سے حکومت ناکام نظر آ رہی ہے معیشت کو کنٹرول کرنے میں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس اجلاس میں معیشت کو کتنا اہم امپورٹنس ملے گی اس اجلاس کے اندر؟ جی یقینی طور پہ معیشت کی بات کریں تو معیشت انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کافی حد تک نیچے چلے گئے ہیں اور پاکستان کو مختلف قسم کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں۔ تو دوسری جانب جو آپ تحریک انصاف والے معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ ان تمام معاملات پہ سیاست کر رہی ہے۔ ایون ہم نے دیکھا کہ کے پی اور پنجاب کے جو وزرائے خزانہ تھے، ان کو یہ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، جن کا تعلق تحریک انصاف سے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو ایون لیٹر لکھ کے دیں کہ وہ بیل آؤٹ پیکج حکومت پاکستان کو نہ دیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر وہ کوشش کر رہی ہے جس سے موجودہ گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوں، اور جس کے لیے معاشی مسائل کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات کی جانب جائے۔ تو اس وقت یقینی طور پہ پاکستان کو شدید قسم کے مالی اور معاشی چیلنجز درپیش ہیں، لیکن دوسری جانب اگر آپ پوزیشن کی بات کریں تو بڑی پارٹی تحریک انصاف بھی ہے، لیکن تحریک انصاف کوئی اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، بلکہ ان کی کوشش ہے کہ مسائل مزید بڑھے تاکہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے اس کو اپنی حکمرانی جاری رکھنے میں، یعنی حکومت چلانے میں اتنی شدید مشکلات کا سامنا ہو کہ وہ خود ہی حکومت چھوڑ کے چلے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو کے لیے بیورو چیف پشاور عمران ایاز نے۔ عمران ایاز، بتائیے گا، پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایک بار پھر سے دہشت گردی اب سر اٹھانے لگی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل دہشت گردی جو ہے اس وقت ایک نئی لہر بھی شروع ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا جو ہے اس میں جو دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اور اس میں یہ 20 تجاویز دی گئی، 20 نکات پر مشتمل نیشنل ایکشن پلان تھا۔ اس کے بعد ایپکس کمیٹیاں بنی جو کہ قومی سطح پر وزیر اعظم اس کو ہینڈل کرتے تھے، اور صوبے میں جو تھا اس کا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ سربراہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت دہشت گردی دوبارہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوئی ہے تو کہیں پہ بھی وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ عرصہ قبل جو بنو میں واقعہ ہوا، وہاں پر جو دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا، اس طرح جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے، خصوصی طور پر جو پولیس اور جس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور طالبان کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں بھی I-10 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اب ہم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں؟ واقعہ در واقعہ خدا نہ خواستہ کافی ٹائم سے ہم اس سب چیزوں سے بچے ہوئے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں ہم ان سب کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کے کیا مقاصد ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دہشت گردی جو ہے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ طالبان سے کافی عرصہ تک ان کے معاہدے چل رہے تھے اور اس میں فائر بندی کی گئی تھی، لیکن جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا اس کے بعد دہشت گردی جو ہے یہ دوبارہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہے، اور خصوصی طور پر جو نزدیکی علاقے ہیں افغانستان کے، وہاں پر دہشت گردی جو ہے اس وقت زیادہ ہے، جبکہ پشاور جو ہے وہ بھی اب محفوظ نہیں رہا، اور وہاں بھی اب دہشت گردی کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے دہشت گردی میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے، جیسے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا، بلاسٹ وغیرہ، اب دہشت گرد جو ہیں انہوں نے ٹارگیٹنگ کلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت صرف ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہے ہیں، اور اپنے جو مقاصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کا سلسلہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ان کا یہ، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بنو میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ان کے یہی مقاصد ہیں کہ ان جو چاہ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے کس طور پر اپنے جو مقاصد ہیں وہ کس طور پر پورے کر سکیں۔ کافی عرصے تک یہ معاہدہ ہوتا رہا، لیکن اس معاہدے پر جب عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے بعد دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے لیے آج جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں خصوصی طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی، اور اس پر بات انتہائی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو اب نہ روکا تو اس کو روکنا جو ہے انتہائی مشکل ہوگا۔
ठीक है, ये भी बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में मुआशी हालात भी कुछ ठीक नहीं है, जबकि जो पीडीएम थी वो इसी वादे के साथ आई थी कि मईशत को मुस्तहकम करेगी। क्या वजह है कि हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि कंट्रोल से बाहर हो गए? देखिए जी, पीडीएम का भी एक नारा था कि एक तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उन्होंने महंगाई कर दी है, और जब उनकी हुकूमत आएगी तो उसके बाद जो है महंगाई पे काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, गरीब स्तर होता जा रहा है, और परेशानियां जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा है कि इस वक्त यकीन करें कि जो सफेद पोश लोग हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में है, क्योंकि जब वो आप किसी चीज लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो जो आपके पास जो रकम होती है जब आप पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो चीज 200-300 रुपये मजीद महंगी हो चुकी होती है। तो इंतहाई अहम है कि इस हवाले से खुसूसी तौर पर इसको डिस्कस किया जाए इस हवाले से, क्योंकि जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, तो एक वजह भी जो शहर में बदअमनी है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो उसकी एक अहम वजह यही भी है कि जो माशी हालात हैं, जो कि गुर्बत में इजाफा है, ये भी इसकी एक अहम वजह है। तो अगर हम माशी हालात पर काबू नहीं पाएंगे, माशी मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे, तो दहशत गर्दी और जो स्ट्रीट क्राइम्स है, जो दूसरे जराइम है, उसमें काफी हद तक हमें इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है इमरान, ये भी बताइएगा कि तालिबान की हुकूमत के साथ एक तसर था कि अब वो सरहद पाकिस्तान के लिए महफूज होगी, मगर कुछ अरसे से अफगानी सरहद मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। क्या वजह है इसकी? देखिए जी, एक बहुत बड़ी सरहद है जिसको पूरा महफूज बनाना ये इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि क्वेटा से लेके ये पाड़ा चिनार तक की पूरी एक लाइन है, और पेशावर शहर से खैबर से लेकर ये पाड़ा चिनार तक पूरी एक बहुत बड़ी सरहद है जिसको काबू करना इंतहाई मुश्किल है। तो कोशिश तो की जा रही है, जिस तरह पहले था उसमें काफी हद तक कमी आ चुकी है, क्योंकि पहले तमाम जो सरहद था, जो बॉर्डर था, उसमें इतनी वो नहीं थी जहाँ पे उसको रोका जा सके। लेकिन अब काफी हद तक मैं ये समझता हूँ कि 70 से 80% तक जो रास्ते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उसको कवर कर लिया गया है। जिसकी एक वजह ये भी है कि अब जो दहशतगर्दी के बड़े जो वाकयात होते थे, जो बड़े बम ब्लास्ट होते थे, जिसमें गाड़ियों को भर भर के बारूद उसमें लाया जाता था, अब उस वाकयात में काफी हद तक कमी आ चुकी है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि वो खत्म ही हो चुके हैं तो ज्यादा मौजू होगा। लेकिन जो टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, तो ये उनके लिए एक आसान हदफ है, क्योंकि पुलिस एहलकारों को टारगेट करना, उसमें उनको लिए किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए उनके लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं होता, आसानी से पहुंच जाते हैं। तो बॉर्डर्स जो हैं वो तो काफी हद तक सेफ कर लिए गए हैं। बाकी जो फायर के वाकयात होते रहते हैं, तो ये माजी में भी होते रहे हैं, ये अब भी हो रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि तालिबान के साथ जो मुआहदा था, अब वो चूंकि खत्म हो चुका है, तो उसके बाद जो है वाकयात में काफी तेजी आई है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इन वाकयात को कम किया जा सके और इन पर काबू पाया जा सके, क्योंकि अगर इन वाकयात पर काबू ना पाया गया तो इन हालात पर काबू पाया जा सके। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। पहले तो ये बताइएगा कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, कितनी अहमियत का हामिल है इस हवाले से? कल भी पीएम की और आर्मी चीफ की मीटिंग भी हुई है। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा हालात है इस तनाजुर में ये इजलास इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि कोई ऐसी हिकमत अमली सामने लाई जाए ताकि न सिर्फ हमारे जो सरहदों को दरपेश खतरात हैं जिनकी वजह से अभी ये जो अनसर्टेनिटी सामने आ रही है उसमें कभी वाक़या हो, बल्कि इसके साथ साथ जो हमसाया ममालिक के हवाले से हमारी जो पॉलिसी रही है और उस पॉलिसी में चूंकि कई अमूर ऐसे हैं जिनको रिविजिट करने की जरूरत बहुत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। तो इसी हवाले से ये देखा जाए तो जो मुबसरीन है वो तो वाज़ेह तौर पर इससे कबल भी ये कहते रहे हैं कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाया जाए और जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं, तो सबसे बेहतरीन जो अमल है वो यही हो सकता है कि जो एतमाद की पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाए और उस पर अमल भी किया जाए। तो कौमी सलामती के अमूर जो है जिस तरह देखा जा रहा है इस हवाले से वो इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अगरचे वो तो डिप्लोमेटिकली तो बहुत अच्छे रहे हैं और हर वक्त पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जाती रही है कि अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो अभी नई हुकूमत है उसमें भी पाकिस्तान के ताल्लुकात उसी तरह बरादराना ताल्लुकात रहें और जो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं उन अनासिर की जानिब से जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और जो हमसाया ममालिक है उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, वो गलतफहमियां दूर हों, लेकिन इसके बावजूद ये मामलात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अहम पहलू है जिसको एड्रेस करने के लिए मेरे ख्याल में आज
یہ معاملات ضرور اٹھائے جائیں گے قومی سلامتی کے اجلاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بھی یہ معاملات اسی طرح خرابی کی جانب جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کے دوران وہاں پہ جو رونما ہوئے مختلف واقعات، ان واقعات کے تناظر میں بھی کچھ اطلاعات یہ سامنے آئی تھی کہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو دونوں ممالک کے اندر تعلقات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں یا وہاں پہ بدامنی کے ذمہ دار ہیں، ان پر یہ الزام تسلسل کے ساتھ لگتا رہا ہے کہ پاکستان میں جب وہ حملے کرتے ہیں بلوچستان کے اندر داخل ہو کر تو وہ ایران فرار ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی ہی صورتحال یہاں سے رپورٹ ہوتی ہے کہ جب دہشت گرد حملے کرتے ہیں تو یہاں ایران کے اندر جو مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں ان پر پھر یہ الزام سامنے آتا ہے کہ وہ اس سرحد کی حدود میں داخل ہوتے ہیں جو کہ پاکستان اور ایران کی جوائنٹ سرحد ہے۔ تو میرے خیال میں جو سرحدی معاملات ہیں جب تک وہ بہتر نہیں ہوں گے، جو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے پلان نیشنل سیکیورٹی کا، وہ اس وقت سے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک ان تمام امور کو ان کو ری وزٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو خدشہ اس سے قبل اظہار جس کا کیا جا رہا تھا کہ جب فورن فورسز افغانستان سے وڈرا کریں گی تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور وہ صورتحال مینٹین کرنے کے لیے جو خدشات سامنے رکھے گئے تھے پاکستان کی جانب سے فورن فورسز نے، خصوص امریکن گورنمنٹ نے، ان تمام امور کو نظر ٹھیک ہے، انداز عبدالغنی کیا۔ کاکڑ بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عمران ایاز بیورو چیف پشاور اور ہمارے نمائندے اون شیرازی ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے اس تمام تر معاملات پر۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا اور فیصل آباد کا رخ کریں گے، اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں گیس بحران کی وجہ سے شہریوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شہریوں کے معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ رانا عتیق سے مزید جانتے ہیں۔ جی رانا عتیق۔ بالکل، گیس بحران کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے پہلے جو ہے نہانے کے لیے جو پانی گرم کرنا پڑتا ہے، گیس نہ آنے کی وجہ سے وہ ایک مشکل امر ہے۔ اس کے بعد چائے بنانے کے لیے جو لکڑ پہ بیٹھ کے گلی لکڑ کو ہوا مارنی پڑتی ہے، وہ بھی ایک مشکل امر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو پریشانی ہیں وہ ان کو کیا ہیں اور کس طرح سروائیو کر رہے ہیں۔ ہاں جی، صبح اپنا چاہ ناشتہ کرنا ہوں تے ایندھن یعنی کہ بالن بھی گلا ہے تے کنا پرابلم بنیا جی۔ ہاں جی، اسی ہوں 80 سال عمر ہے تے کتنے جائیے جی، تے روٹی بھی کھانی ہے، چاہ بھی ہاں جی بنانی ہے۔ اس واسطے گورنمنٹ نو خصوصی گزارش ہے کہ گیس سے خصوصی توجہ دیتی جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بزرگ شہری کی گفتگو سنی کہ گیس بھی نہیں آ رہی، چائے اور کیک رس کھا کے ہماری طبیعت آوازار ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہماری پریشانیاں دور کرے۔ رانا عتیق بہت شکریہ آپ کا۔ پشاور میں گیس بحران نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ شہری علاقوں سمیت مضافاتی علاقوں میں گیس نہ ہونے کے باعث گھریلو صارفین کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ عدنان آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں پشاور شہر میں گیس بحران اب دن پر دن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جو پشاور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو شہریوں کے لیے جو گیس ہے وہ انتہائی گمبھیر مسئلہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شہری علاقے ہوں یا مضافاتی علاقے، گیس غائب رہنا جو ہے وہ معمول بنتا جا رہا ہے، اور جن علاقوں میں بھی گیس آ رہی ہے تو وہاں پر جو پریشر ہے وہ انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے جو گھریلو زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے کتنی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا آپ لوگوں کو سامنا ہے؟ دیکھیں، گیس لوڈ شیڈنگ گیس تو بس چاہیے ہوتی ہے کہ جس ٹائم آپ کھانا بنا رہے ہیں یا صبح ناشتہ بنا رہے ہیں، اس ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو گیس، تو اس ٹائم پہ گیس ہوتی نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو سردی اتنی زیادہ ہے تو ہیٹر وغیرہ وہ تو لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ گیس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے گرمی میں جو ہوتی ہے بجلی نہیں ہوتی ہے اور سردیوں میں گیس غائب ہو جاتا ہے، تو دوسری جانب جب متبادل کے طور پر سلنڈر کا گیس استعمال کرتے ہیں LPG، تو وہ بھی اب آسمانوں سے باتیں کریں۔ ایک تو مل نہیں رہی ہے، جب مل رہی ہے تو اس کی قیمت بھی جو ہے اپنی مرضی کی قیمت لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان پہ کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری جو ہیں وہ کافی مشکلات سے دو چار نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ جو صبح کے اوقات میں شہریوں کو گیس کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا، تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری علاقوں سمیت جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر گیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو گھریلو صارفین ہیں ان کی مشکلات میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت سے بہت شکریہ عدنان شاہد۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ نواب شاہ میں سیویج کا نظام شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ بحیرہ ڈکن کے مین ہول شہریوں کے لیے مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں آصف رضا عاشق سے، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं शहर नवाबशह में जो गटर हैं उनसे गंदा बदबूदार उबलता हुआ पानी गली मोहल्लों में जमा हो रहा है उससे मुतालिक, और जो गटरों से ढक्कन गायब है उससे मुतालिक। मैं इस वक्त नवाबशह की यूसी नंबर 6 वार्ड नंबर 1 में मलिक कॉलोनी जो कि शहर की गुंजान आबाद कॉलोनी है, और यहाँ पर जो है बेशतर इलाके और बेशतर जो गलियाँ हैं उनमें बदबूदार ताफुनज़दा और रंगत तब्दील हो चुकी है उस पानी की, वो जमा है जो इलाका मकीनों के लिए और जिनके घरों के सामने ये पानी जमा है उनको बड़ी परेशानी और तकलीफ का बाइस बन रहा है उनके लिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ से गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिनकी बिना पर जो गुज़श्ता माह में जो कई अमवात भी हुई हैं, और शहरियों का ये मुतालबा है इंतज़ामिया से कि हमारे इलाकों से हमारे मोहल्लों से जो पानी के निकास को बेहतर बनाया जाए ताकि यहाँ से पानी का निकास मुमकिन हो, और ये जो बदबूदार गंदा पानी है इससे जो बीमारियाँ फूटने के बहुत शुक्रिया आसिफ रजा आशिक। मुल्तान का रुख करें और आपको बताएं कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान ब्यूरो की एंटी स्मगलिंग सरगर्मियां तेज। इंटेलिजेंस टीमों की गोदामों और कोयटा से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग के दौरान स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया। अब्दुल रहीम शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल रहीम शाहिद, मामले की डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान ब्यूरो ने जो है एंटी स्मगलिंग सरगर्मियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। बताता चलूँ कि डायरेक्टर सईद असद, एडिशनल डायरेक्टर मुमताज अली रजा चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अली आसिफ की सरबराही में जो है इंटेलिजेंस ऑफिसरान पर मुश्तमिल टीमों ने जो है गुज़श्ता 6 माह के दौरान जो है मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद में जो है गोदामों पर छापे और कोयटा से आने वाले ट्रकों और मुख्तलिफ गाड़ियों से जो है भारी मिकदार में स्मगल शुदा जो सामान है वो बरामद कर दिया गया। इस स्मगलशुदा सामान की जो मालियत है वो 1796 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। डायरेक्टर सईद असद के मुताबिक जो है मुल्ज़मान के खिलाफ जो है मुकदमे का अंदाज करके जो है मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताता चलूँ कि तहवील में लिए गए सामान में जो है गैर मुल्की मुख्तलिफ गाड़ियाँ, सिगरेट, स्क्रैप, मेडिसन, खुशक दूध, शॉपिंग बैग, कपड़ा, छालिया, डीजल, मोबाइल, पान, बराग, चाइना नमक, कार्बन, ब्लैक पाउडर, इंजन, ऑटो स्पेयर पार्ट, जड़ी बूटियाँ, कराकरी, पेंसिल, खशखाश वगैरह शामिल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम शाहिद। इन नफका मुंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेशावर हयाताबाद के करीब कार्रवाई करते हुए पिकअप से 40 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई है। इस बारे में जानते हैं सोहेल राजा से। सोहेल, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। देखें, एंटी नारकोटिक फोर्स ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है। फ्लाइट नंबर PK 209 से शारजा जाने वाली खातून के पेट से 100 के करीब हेरोइन कैप्सूल बरामद किए हैं, जबकि नारोवाल की रहायशी खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह ये ने अपने पेशावर के इलाके हयाताबाद में भी कार्रवाई की है। पिकअप गाड़ी से 40 किलो से ज्यादा हेरोइन मुंशियात बरामद करके खैबर के रहायशी मुलजिम को गिरफ्तार करके इंसदाद मुंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं PTI फिर सड़कों पर आने को है तैयार। PTI आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज होगी। इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के इजलास में किए गए फैसले के तहत महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहरों की क़यादत करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कंवर ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ कंवर साहब, बताइएगा, आज फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया है और आज आ जाएगी PTI सड़कों पर? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने कारकुनों को और अपनी पार्टी को पॉलिटिकली एंगेज रखने के लिए ये फैसला किया है, क्योंकि इससे पहले एक हैजान की कैफियत मुसलसल चली आ रही है PTI की सफ़ों में, और उसने कोशिश भी की कि मुल्क के अंदर भी एक हैजान बरपा रहे और उसके कारकुन और उसके वोटर सपोर्टर जो है वो इमोशनली अटैच रहें पार्टी के साथ। इससे पहले आपको पता है कि लॉन्ग मार्च एक मूव शुरू की। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद फिर एक ऐलान किया गया कि अब असम्बलियों से असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, सूबाई असम्बलियाँ। सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से एक एक्टिविटी जारी रखी गई। रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से मुशावरत करते रहे। जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू की गई। उसके तहत रैलियां मुल्क में जलसे जुलूस किए गए। अब इन सब टारगेट के हसूल में नाकामी के बाद अब जबकि ना तो असम्बलियाँ फिल वक्त डिज़ाल्व हो रही हैं और ना ही कबल अज वक्त इलेक्शन का जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है, और ना ही कौमी असम्बली में जो इस्तीफे देने का
प्लान था वो पाया तकमील को पहुंच रहा है। तो अब कारकुनों को एंगेज रखने के लिए और अपनी सियासी जो है स्टैंडिंग उसको बरकरार रखने के लिए तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि अब महंगाई के खिलाफ रैलियां की जाएंगी और जल्द से जुलूस किए जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसी पॉलिटिकल प्रेशर की एक सीक्वेंस है जो वो बढ़ा रही है हुकूमत पे। कभी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों की सूरत में, कभी असम्बलियों से इस्तीफे देने की धमकियों की सूरत में, कभी असम्बलियां डिसॉल्व करने के ऐलानात की सूरत में, और अब महंगाई मार्च की सूरत में। महंगाई मार्च की सूरत में। अच्छा हनीफ कमर, आपको क्या लगता है ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ, अब क्या पीटीआई चेयरमैन असेंबली में वापस जाने के लिए रेडी हो जाएगी? क्या लगता है आपको? इसके लिए हुकूमत की तरफ से एक सीरियस कोशिश जारी है। कल भी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ जो पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे दरख्वास्त की थी कि आपने जो कुछ भी कहना है आप असम्बलियों में वापस आएं, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप कौमी असम्बली में आएं, आप अपनी बात करें, आप अपना एहतजाज करें, आप तनकीद करें, जो आप कहना चाहते हैं कहें, वही मुनासिब फोरम है और उसी के लिए अवाम ने आपको मुंतखब किया है। लेकिन आप इस तरह इज्तिमाई इस्तीफे देंगे तो इससे मुल्क एक और क्राइसिस की जानब बढ़ेगा। लेकिन उस वफद के साथ तो ये बातें हो गई, लेकिन फैसला कुन अथॉरिटी जो है वो तो इमरान खान है। इमरान खान साहब किसी सूरत अपने इस मौकफ से हटने को तैयार नहीं है कि वो अब एक और यू टर्न लें और अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या होता है। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।